और अब खबरें तफसील से। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर गैर आईनी इकदाम का इल्जाम आयद करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुल्क गिर सतह पर ईडी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। इसकी कड़ी के तौर पर औरंगाबाद में भी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू पीएफआई के सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की गई। पीएफआई के लीडरों का इल्जाम है कि ईडी मरकजी हुकूमत के हाथों का खिलौना बन चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी हुकूमत ईडी के जरिए अपोजिशन को कुचलने में मसरूफ है। पीएफआई के जिम्मेदारों का कहना है कि अकाउंट से छेड़छाड़ के पीछे की साजिश को उजागर करने के लिए वो सड़कों पर उतरे हैं। हाल ही में जो है तो ईडी की तरफ से जो है तो एक नोटिस जारी किया गया। उसके अंदर बताया गया क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो है 23 अकाउंट जो है ये अटैचमेंट किए गए उसके अंदर, और एक रिया फाउंडेशन बोल के अटैचमेंट उसका हुआ है। और ये जो है तो एक गैर संवैधानिक हरकत जो है तो ईडी की तरफ से हुई है, और इसके कंडेम के लिए जो तो आज हम यहाँ पर पूरे जमा हुए हैं और पूरे मुल्क भर में हर एक स्टेट के अंदर हम जो है तो हमारे एहतजाज को दर्ज कर रहे हैं। कि आज जो हुकूमत में ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इनके सपोर्ट में ये आरएसएस क्या कर रहा है कि यहाँ पर जितने भी उनके मुखालिफ है वो अभी आप देखेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी ईडी का नोटिस मिला, और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लीडर्स को जो है तो ईडी का नोटिस मिला है। कई सारे जो पिछले टाइम में मिनिस्टर रह चुके ऐसे लोगों को ईडी ने जेल में डाल दी। तो ये जो अपोजिशन है, अपोजिशन को यहाँ पर ख़त्म करना, और हम अगर कुछ भी करेंगे तो हमारे खिलाफ में किसी से बात नहीं करना, ये एक पूरा ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे आगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुल्क भर में अकाउंट सील किए जाने के खिलाफ आज बुमरा में पीएफआई कारकुनान ने एहतजाज किया। पीएफआई के कारकुनों ने ईडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कारकुनों ने इल्जाम आयद किया कि मुस्लिम तंजीमों को जानबूझकर हिरासत किया जा रहा है। यही है कि ईडी ने जो हमारे अकाउंट सीज किए हैं ये इसको वापस करे, और ये जो आप लोग टारगेटेड कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम एक तंजीम या एक ऐसी कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कभी उठ के नहीं आना, और वो लोग चाहते हैं कि सबको दबा के रखना, तो हम वो दबने वाले भी नहीं है। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमारी तंजीम का एक ही मकसद है कि दबे कुचले जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ है और मुसलमान है, इनको तक़वियत देना और इनको सिक्योरिटी देना। दूसरा, इन लोगों के लिए और आज नांदेड़ में जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया। ईडी के जरिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैंक खातों को आर्जी तौर पर बंद करने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक समाजी बहबूद की तंजीम है जो वसी तर विजन के साथ काम कर रही है। ये तंजीम माशरे के पसमानदा तबकात को समाजी, इक़्तिसादी, सकाफती और सियासी तौर पर बाअख्तियार बनाने के हुसूल के लिए कोशां है। कहना ये है कि आरएसएस की जो बीजेपी सरकार है वो सरकार हमारे जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, और गलत इस्तेमाल करके जो इंडिपेंडेंट हमारे एनजीओज़ काम कर रही हैं इस देश में, जुल्म के खिलाफ काम कर रही है, इंसाफ के लिए काम कर रही हैं। और यही एजेंसियां खासतौर पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बीजेपी और आरएसएस के काले चिट्ठों को ओपन कर रही है, ईडी के काले चिट्ठों को ओपन कर रही है। इस वजह से हमको डराने की कोशिश की जा रही है, हम पर अटैक किया जा रहा है, हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोग खुले अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके के अटैक से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दबने वाली नहीं है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डरने वाली नहीं है। हमारी ये जमहूरी आवाज़ बिल्कुल भी इंशाल्लाह कभी नहीं दबेगी। आज हम आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो जनता है, जो अवाम है, जो हमारी जमहूरियत को मानती है, जमहूरियत से मोहब्बत करती है, उनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो लोग आज इस कदम को जो अटैक हो रहे हैं इस अटैक की मजम्मत करें, इसके खिलाफ बिल्कुल भी आवाज़ उठाएं। जमीयत-उल-उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने यकसा सिविल कोड को शरीयत के खिलाफ बताया है। मौलाना महमूद मदनी ने न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क आईन से चलेगा और मुल्क का मुसलमान शरीयत पर अमल करेगा। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हम शरीयत मुल्क के लिए नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरीयत पर अमल करने की इजाजत हमें और कोई नहीं बल्कि हमारा आईन यानी हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। बल्कि मुल्क में जो हालात बन रहे हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि बना दिए गए हैं। उसकी शुरुआत एक दिन से नहीं हुई है या चंद महीनों से नहीं हुई है, बल्कि सालों से एक प्रोसेस के तहत मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है।
ये एक मसला है। फिर उनको बेइज्जत किया जा रहा है, ये दूसरा मसला है। फिर उनको कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये तीसरा मसला है। फिर उनके मारे जाने को चाहे डिक्लेयर्ड तौर पर जस्टिफाई ना किया गया हो, लेकिन एक अच्छे खासे तबके के को ऐसी जगह पहुंचा दिया गया है कि उसका मरना तो कोई अफसोस की बात नहीं है। ठीक है, हो गया सो हो गया। तो ये जो सिचुएशन है ये मुल्क के सेहत के लिए बहुत ख़राब है। तो हमारे मुल्क को, हमारे देश को जिस जगह रहना चाहिए उस जगह से अगर हटाने की कोशिश होगी तो हम मुसलमान लोग भी और हम ख्याल आम हिंदुस्तानियों को, लाइक माइंडेड लोगों को साथ लेकर इन लोगों से लड़ेंगे, इनकी मुखालिफत करेंगे, इनका डट के विरोध करेंगे और इनको किडनैप नहीं करने देंगे। इस मुल्क को, मुल्क कानून से चलेगा, मैं शरीयत से चलूंगा। ये मुल्क के लिए नहीं बना रहे हम शरीयत, मुल्क के लिए नहीं बात हो रही है। ये इतने दिनों से मुल्क चल रहा है ना, इसमें क्या मुल्क की कहाँ बात आ रही है? इसमें तो कहीं मुल्क की बात नहीं आ रही। मेरा इंडिविजुअल मैटर है, मेरी सोसाइटी, मेरे ग्रुप के हिसाब से मैं ये चाहता हूं कि मेरे यहाँ जायदाद की तकसीम, विरासत में, फला में जो चीज़ें मेरे यहाँ मेरी शरीयत ने बताई हैं मैं उसके मुताबिक अमल करूं। इससे मुल्क का क्या लेना देना? कंट्राडिक्टरी। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर मौलाना महमूद मती ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के जरिए बातचीत की तजवीज की तायद की है। मौलाना महमूद मती ने कहा कि अगर कोई बड़ी शख्सियत बातचीत के लिए कह रही है तो यह खुशाइंद बात है। सवाल उठा रहे हैं, शिवलिंग खोज रहे हैं, हर जगह निकाल रहे हैं, वो किस कैटेगरी में? वो उनका वो इख्तलाफ है और वो इख्तलाफ करने का उनको हक है, कहने का हक है। किसी को साबित कर पाएंगे तो अलग बात होगी, नहीं साबित कर पाएंगे तो अलग बात होगी। तो वो एक मामला है जो हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, लोगों को दस्तूरी तौर पर कुछ फ्रीडम लोगों को मिली हुई है। तो इस बहस को उस तनाजुर में देखा जाए, काफिर और गैर काफिर के तनाजुर में। आजकल जो एक बड़ी बहस है वो बादशाह औरंगजेब से शुरू होती है और बार बार उनका नाम आता है, दूसरे लोगों का नाम भी जोड़ा जाता है। तो औरंगजेब को आप कैसे देखते हैं और उनके जरिए से जो ज्ञानव्यापी की मस्जिद, असल में आज का जो माहौल बना दिया गया है, इसी माहौल की वजह से जमीयत उलमाए हिंद ने ये फैसला किया है कि हम इस बहस को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं करेंगे, इस मामले को सड़कों पर नहीं ले जाएंगे और उसको जो हल करने के मुहज़्ज़ब तरीक़े हैं उन तरीक़ों से हल करने के लिए जो तरीक़े अपनाए जाते हैं वो अपनाए जाएं। और ये भी है कि मामला मकामी है, इसको मकामी रहने दिया जाए, लोकल कमेटी लड़ाई लड़े इसकी। 1991 का एक्ट है, क्या उसके बावजूद आप ये मानते हैं कि ये अदालत में इसकी लड़ाई लड़ी जाए और इस पर जो कुछ प्रोसीडिंग, इसीलिए इसके ऊपर एक राय है लॉयर्स की, प्रोसीडिंग क्या ठीक है? माहिरीन कानून की एक राय है। अब माहिरीन कानून उस राय को लेकर अदालतों में इस मामले के ऊपर अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना नजरिया रख रहे हैं और अदालतों में इस पर बहस चल रही है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि मुझे इस पर बहस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ ये फैसला हो चुका है। आप मतलब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? लेकिन क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, इसीलिए कि बोलने को मना किया गया है और डिबेट में जाने से इसके लिए रोका गया है। हम दूसरों को भी रोक रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, इसको गर्म नहीं होना चाहिए, सड़क पे नहीं आना चाहिए। आप कहते हैं मुहज़्ज़ब तरीके से ये मसला हल हो सकता है? नहीं, हल हो सकता है नहीं, हल होने की कोशिश होनी चाहिए। कल मोहन भागवत का, आरएसएस सरबराह है, उनका बयान आया कि हम मंदिर के लिए कोई तहरीक नहीं चलाएंगे और ज्ञानव्यापी का मसला बातचीत से सुलझना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी आदमी, कोई भी बड़ा आदमी हो, वो ऐसा कह रहा है तो वो उसकी तो सराहना की जाएगी। तो हम पहले से कह रहे हैं इस बात को
ये आज की बात नहीं है, बाबरी मस्जिद के बारे में भी यही बात चली है। अगर और कोई पहल होती है तो आप गुफ्तगू के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं होता कौन हूँ गुफ्तगू के लिए? हिंदुस्तानी मुसलमान गुफ्तगू के लिए तैयार हैं? देखिए, वो तो एक उसूली तौर पर मुत्तफिका बात है कि अगर कोई बात होगी और बातचीत के लिए कुछ दरवाजा खुलेगा तो उसको कौन इनकार करेगा? कोई भी नहीं इनकार कर सकता, ना मैं ना कोई और। हाँ, आप मुझसे ये पूछेंगे तुम करोगे बात, मैं कहूंगा कि मैं इसके लिए मुतय्यन नहीं हूं। लेकिन आप तायद करेंगे कि बात होनी चाहिए? हाँ, बात होने से कौन इनकार करेगा। जी हाँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास बात इंडिया। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में मुलजिम अंसार के खिलाफ तफ्तीश शुरू हो चुकी है। मरकजी जांच एजेंसी ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले पर तफ्तीश कर रही है और अंसार के खुश दामन और उनकी बेटी ईडी के दफ्तर में पूछताछ में शामिल हुई। ईडी ने अंसार के कई प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हासिल की। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ समय पहले जहांगीरपुरी हिंसा मामला देखने को मिला था और जहांगीरपुरी इलाके में जिस तरह से हिंसा हुई थी, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। और उस मामले में जो मुख्य तौर पे आरोपी था वो अंसार था। अंसार के बारे में जब शुरुआती तफ्तीश की गई तो पता चला था कि अंसार की काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अवैध रूप से अर्जित की गई है। इसमें सच्चाई क्या है, इस तमाम मामलों की गंभीरता को जानने के लिए जिस तरह से बाकायदा दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक इस मामले को खंगाला जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अंसार से तमाम जो संपत्तियों को खंगाले के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और इसी दौरान जो उन तमाम जानकारियों के आधार पर ही अब कई लोगों को पूछताछ का नोटिस भी दिया जा रहा है। इसी मामले में अंसार की जो सास हैं उनको भी बाकायदा नोटिस दिया गया है और मुख्यालय में बुलाया गया। इसके साथ साथ जो अंसार है, अंसार की बेटी भी इस वक्त में ईडी मुख्यालय पे आई है और पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है। हालांकि उनकी बेटी का कहना था कि वो अपनी नानी के साथ आई है और नानी से जो पूछताछ चल रही है उन तमाम प्रक्रियाओं पे वो एक बांग्ला और हिंदी भाषा का जो एक प्रॉब्लम था यहाँ पे, उस बात को सॉल्व करने के लिए वो आई है। लेकिन कहा जा सकता है कि अंसार का जो अवैध संपत्ति है, उससे जुड़े तमाम जो संपत्ति है, उन तमाम मामलों पर जांच एजेंसी विस्तार से तफ्तीश कर रही है और कहा जा सकता है इस मामले में जल्द ही कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा के नाजेबा बयान के खिलाफ कानपुर शहर के मुस्लिम इलाकों में एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाकयात पेश आए। हजारों मुजाहिरीन परेड चौराहे पर जमा हुए। इसी दौरान नई सड़क पर वाक़ा चंदेश्वर हाथी से कुछ लोग बाहर आए और माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों जानिब से पथराव शुरू हो गया और फायरिंग भी हुई। पथराव के दौरान 9 अफराद जख्मी हुए। इस मामले में पुलिस ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में सूरत हाल कशीदा है। शहर के अतराफ के बाजारों में दुकानें बंद हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। जायदाद की कुर्की की जाएगी और बुलडोजर के जरिए कार्रवाई होगी। वाज़ेह है कि तंजीम मौलाना मोहम्मद जफर अली फैंस एसोसिएशन गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की जानिब से एक टीवी शो में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़िबा तबसरे करने के खिलाफ एहतजाज कर रही है। क्या हुआ था सर? कुछ नहीं सर, उधर जा रहे क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे। मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ। क्या हुआ था? मैं उधर से नई सड़क से आ रहा था, उधर से एकदमी से हंगामा मचा, एकदमी से गुम्मे पत्थर चलना चालू हो गए थे। मैं रिक्शा लेके भागना कर, वैसे ही गुम्मा मेरे सर पे पड़ा, वैसे लोगों ने पकड़ा मुझको, आगे मारना चालू करा, तब भी मैं उधर से भागा। पथराव क्यों कर रहे थे? आज प्रदर्शन करने आए थे? क्या नाम है? क्या नाम है? मार रहे थे सर। आज प्रदर्शन क्यों करने आए थे यहाँ पे? देखिए, आज ये सूचना आई थी कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने किसी कारण से बंद बुलाया है। बंद का फायदा उठाकर बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया और प्रशासन की अनुपस्थिति का लाभ उठा करके चंद्रेश्वर हाथे में घुसकर हमला किया है। पत्थर चलाए गए, पेट्रोल बम चलाए गए, सामने की कई बिल्डिंगों से पथराव हुआ है, बम फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, मस्जिदों से बम फेंके गए। बंदी का जो मैसेज था वो हम उसको बहुत फॉलो नहीं करते, इसलिए नहीं करते हैं कि ये कुछ नौजवानों की तरफ से ये बात आई थी। उनको भी अपने बड़ों से मशवरे करने चाहिए, बगैर बड़ों के मशवरे से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और फिर जब कोई मैसेज ऐसा दोगे तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक जब जमा होगी कुछ करेगी, तो ये चीज़ हो सकती थी। इसलिए हम लोग खुद भी बड़े होकर के कभी
मुल्क में अक़लियती तबके के जरिए हुकूमत की फलाही स्कीम और इसके नफाज को लेकर हमेशा मायूसी की बातें की जाती है, लेकिन हुकूमत की सतह पर अक़लियती तलबा की फलाह के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, अदम मालूमात के सबब अक़लियती तलबा इसका फ़ायदा भी उठाने से कासिर हैं। भोपाल में मरकजी हुकूमत की वज़ीर अक़लियती फलाह व बहबूद के जरिए अक़लियती तलबा के तालीमी मयार को बुलंद करने के लिए कोचिंग तो चलाई जा रही हैं, लेकिन उम्मीद से कम तलबा ही शिरकत करते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मरकजी हुकूमत वजारत अक़लियती फलाह बहबूद के जरिए अक़लियती तलबा को मुकाबला जाती इम्तिहानात में शिरकत के लिए मुफ्त कोचिंग की सहूलियात मुहैया की गई है। भोपाल की फ़आल समाजी तंजीम भारतीय सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकारी जनचेष्टा परिषद के जरिए मरकजी हुकूमत के माली ताउन से भोपाल जहांगीराबाद में नीट और जेईई की मुफ्त कोचिंग की सहूलियात फराहम की जाती है। कोचिंग को लेकर अक़लियती तलबा कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। कोचिंग बहुत यूज़फुल है सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सारा सबकी एकदम अच्छे से हेल्प करते हैं, 1-on-1 पर्सनल अटेंशन भी देते हैं और बाकी टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही है सर की, और बाकी सब बहुत अच्छा है क्योंकि इतना अच्छे से पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता है, तो सर दे रहे थे, एकदम अच्छे से अटेंशन दे रहे थे, पर्सनल अटेंशन इसलिए लर्न करने के लिए भी आते हैं, बट एटलीस्ट उनका अटेंशन और अच्छे से रहेगा तो वो ध्यान देंगे अच्छे से। इम्पॉर्टेंस है क्योंकि मेरा गोल है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालने हैं, जैसे कि जेईई एंड CUET एंड VITs, सो इसलिए सब इम्पॉर्टेंट है। खुद से घर पे नहीं कर पाते हैं तो कोचिंग आना पड़ता है, बहुत इम्पॉर्टेंस है, अगर वो नहीं होता तो शायद ये बैच नहीं मिलता मुझे। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कदम है ये गवर्नमेंट का, क्योंकि जो बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि फ्री है और बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पर जो क्लासेस रहती हैं वो सारी अटेंड करती हूँ, जो भी 2 आवर्स एंड 2 to 5 आवर्स मतलब क्लासेस रहती हैं वो यहाँ पर अटेंड करते हैं। भोपाल में मरकजी हुकूमत की वजारत अक़लियती फलाह व बहबूद के जरिए भारतीय सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकारी जनचेष्टा परिषद के जरिए अक़लियती तलबा के लिए मुफ्त नीट और जेईई कोचिंग में तलबा के दाखिले को लेकर सोसाइटी के जरिए शहर भर में तालीमी बेदारी मुहिम चलाने के साथ साथ मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारों में भी पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन तालीम को लेकर सोसाइटी के अंदर वो बेदारी नहीं मिलती जितनी की तवक्को है। इस ताल्लुक से सोसाइटी के सेक्रेटरी सैयद आमिर रज़वी कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हज़ारों की तादाद में बच्चों को आना चाहिए। अवेयरनेस की भी एक कमी, जो काफ़ी बड़ी कमी है स्टूडेंट्स के बीच में। हम लोग जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग, क्योंकि माइनॉरिटी का काम भी कर रहे हैं हम, तो माइनॉरिटी के लिए पब्लिसिटी के लिए हम स्पेशली मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिदों में अनाउंसमेंट करवाते हैं, पब्लिसिटी करवाते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं। तो उसके बाद भी कई बच्चों को मालूम नहीं होता, कई बच्चे लेट आते हैं, उनको पता चलता है कि सर ऐसी स्कीम भी गवर्नमेंट चला रही है हमारे लिए, हमें इसका आइडिया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स को इनकी इन्फॉर्मेशन हो, स्कूल टू स्कूल कुछ प्रोग्राम चलाएं हम, या कोई ऐसी न्यूज़ चलाएं कि उनको पता हो कि उनके लिए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बेनिफिशियल काम कर रही है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अक़लियतियों की आबादी का तनासुब 60% से ज़्यादा है। अक़लियती आबादी में मुस्लिम, जैन, बुद्ध, सिख और क्रिश्चियन शामिल हैं और इतनी आबादी की हुकूमत के ज़रिए कुल 50 तलबा की मुफ्त कोचिंग का इंतज़ाम किया गया है। सोसाइटी का कहना है कि भोपाल और अक़लियती आबादी को देखते हुए अक़लियती तलबा के लिए मुफ्त 50 सीट की कोचिंग बहुत कम है, लेकिन अगर अक़लियती तलबा इस सिमत में अपनी बेदारी का सबूत दें तो इसमें हुकूमत की सतह पर इजाफा किया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की परवाज शुरू होने में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन रियासत भोपाल के आज़मीन हज के लिए मक्का मुकर्रमा व मदीना मनव्वरा में नवाबीन भोपाल के जरिए तामीर की गई रिबात में आज़मीन हज के क़याम को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल को लेकर भोपाल में सियासी घमसान शुरू हो गया है। भोपाल MLA आरिफ मसूद और दूसरी समाजी तंजीमों के जरिए भोपाल रबात में आज़मीन हज के लिए क़याम को लेकर जहां मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और मरकजी हज कमेटी को ख़त लिखा जा चुका है, वहीं जमीयत उलमा ने इस मामले में अपने सख्त मौक़िफ़ का इजहार करते हुए शाही औक़ाफ़ की मुतवल्ली को भी हटाने का मुतालबा किया है, जबकि शाही औक़ाफ़ का कहना है कि रबात को लेकर इसकी तैयारी मुकम्मल है, इसे बस मरकजी हज कमेटी और CGI के अहकाम का इंतज़ार है।
का मौका शुरू हो गया है और हाजी अनकरीब जाने की तैयारी कर रहे हैं और जाने वाले भी हैं। और अभी तक मुल्क में जितनी भी रुबातें हैं उनका मसला क्लियर नहीं हुआ। ख़ास तौर पर भोपाल रुबात जो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में है, और इस वक्त हाजियों से मुकम्मल पैसे वसूले जा रहे हैं, लगभग 3,80,000 उससे ज़्यादा पैसे जो है लिए जा रहे हैं। उसमें वहाँ रिहाइश का पैसा भी है। अगर वो रिहाइश उनको मिल जाती है तो हर हाजी को लगभग 1 लाख रुपए का कम लगेगा। तो बहुत से हाजी लोग इसी उम्मीद पर भी रहते हैं कि हमें इतना पैसा नहीं, हमारे पैसे बच जाएंगे। अब हज कमेटी उनसे मुकम्मल पैसा ले रही है और जो हमारे औकाफ शाही के जो ज़िम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं वो सो रहे हैं। 3-3 चक्कर मक्का मदीना के लगा के आ गए, लेकिन उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया कि क्या मामला है। ना हुकूमत हिंद से बात हो रही है। तो मैं इस मसले में भारत सरकार से कहूँगा कि वो इसमें रुजू हो, इसको देखे। और हाजी इस वक्त बहुत परेशान है, और अगर वो आज की तारीख में पैसा दे देंगे तो फिर वो उनका वो अगर रुबात हो भी गई। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, मोहब्बत से देने की जरूरत है। बेंगलुरु में जेडीएस लीडर जफरुल्लाह खान ने अपने घर से ही एक ऐसा पैगाम दिया जो समाज में नफरत फैलाने वालों के लिए एक सबक है। ये रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु पैलेस में पूरी शानो शौकत के साथ शादियां अमल में आती है। हर शादी की अपनी खुसूसियत होती है, लेकिन ये तकरीब बिल्कुल मुख्तलिफ, मुनफरिद और मिसाली दिखाई दी। मौका था जेडीएस लीडर मोहम्मद जफरुल्लाह खान के फर्जंद जैन खान की तकरीब वलीमा का। इस तकरीब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म HD देवेगौड़ा समेत कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की, लेकिन इस तकरीब का सबसे अहम और यादगार पहलू हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का इत्तेहाद था। जफरुल्लाह खान ने एक स्टेज पर तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं को जमा किया, इन मजहबी पेशवाओं को एजाज पेश किया और उनके जरिए पूरी रियासत के लिए अमन व इत्तेहाद का पैगाम दिया। हमको अपने मुल्क में सुकून के लिए, अपने मुल्क के इत्तेहाद के लिए इस तरह की तकारीब होनी चाहिए और तमाम मज़ाहिब के, चाहे वो गुरु हों या जो भी अच्छी सोच रखने वाले हों, तमाम को बुलाना चाहिए। आज यहाँ पर हम आए हैं तो एक दूसरे के हम नज़रियात को देखेंगे, सुनेंगे और आपस में बात करेंगे, तो इसी से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की तरक्की होगी और मुल्क में अमन व सलामती का पैगाम मिलेगा। आचर करने वालों का अलग अलग रहता है। अभी हम पीने वाला पानी एक है, अब सांस लेने वाला सांस एक है, खाना एक है, और उसका धर्म में उसका धर्म का पालन उन्हीं करते हैं। अभी हमारा को बहुत खुश हो गए हैं। अब ऐसा बेंगलुरु नगर में सभी संत लोग और मुस्लिम, क्राइस्त सब लोग आके सब एक मंच पर बैठ के सब खुशी का बात करें। Society it shows we must live together with oneness, thereby we can achieve greater things. This type of system must be adopted everywhere in India. जेडीएस लीडर जफरुल्लाह खान ने अपने फर्जंद जैन खान की तकरीब वलीमा को न सिर्फ एक रिवायत तक महदूद रखा, बल्कि इस तकरीब के जरिए समाज में इत्तेहाद का पैगाम देने की कोशिश की। समाज में आज चंद ताकतें नफरत का खेल खेल रही हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे माहौल में यह खुशनुमा पहल मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को 4 चांद लगा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।